जय हिंद साथियों। आज की क्लास में मैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस का पेपर करवाने वाला हूं। तो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर होने वाला है। सभी लोग क्लास में स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए बिल्कुल ओरिजिनल पेपर करवाने वाला हूं मैं। तो सभी लोग स्टार्टिंग से लास्ट तक जुड़े रहें और इसकी पीडीएफ आपको विद सॉल्यूशन मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन से। तो वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए पेपर है आज का हमारा। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सरकार की राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है। सबसे अच्छी तरीके से वर्णित करता है तो वो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों पर नियंत्रण। ऑप्शन नंबर डी बी दिया है हमें शेयर बाजार और वित्तीय संस्थाओं पर नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर सी तीसरा है हमारा सरकारी खर्च कराधान के माध्यम से समग्र मांग और आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और भुगतान संतुलित का बनाए रखना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सही जवाब क्या हो जाएगा, सरकारी खर्च कराधान के माध्यम से क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किससे संबंधित है, ये राजकोषीय नीति से संबंधित। और ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों देखा जाए तो ये किससे है, मौद्रिक नीति से संबंधित है। किससे, मौद्रिक नीति से संबंधित हो जाएंगे। ये किससे हो जाएंगे, मौद्रिक नीति से दोनों संबंधित हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 को हो जाएगा हमारा राजकोषीय नीति से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के निलंबित दो कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। बीएनएस पहले तो बताएंगे, पहले धारा कौन सी लागू थी, पहले थी आईपीसी। कब लागू थी, क्या लागू थी, आईपीसी। क्या थी, आईपीसी। आईपीसी कब की थी, धारा थी ये 1860 की। कब की थी, 1860 में आईपीसी लागू हुई थी। लेकिन बी आप क्या हो गया है, बीएनएस और बीएनएसएस। क्या है, बीएनएस और क्या हो गया है, बीएनएसएस। ये लागू हो गई। ये कब से लागू हुई, ये पहले तो एक है कब का, 2023 का। क्या है, 2023 की कानून है। लेकिन 1 जुलाई 2024 से पूरी तरीके से लागू हो गए। ये बात आपको नोट रखना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कथन क्या दिया है, पहला कथन दिया गया है कि 3 नए आपराधिक कानून जिसमें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस शामिल है को लागू करने की घोषित उद्देश्य भारतीय अपराधों न्याय प्रणाली के प्रभाव को मुक्त करता है। भी सही है, ये क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। और कथन नंबर सेकंड कहता है यह दावा किया जाता है कि बीएनएस दंड सजा के बजाय अन्य न्याय यानी इंसाफ प्रदान करने का प्रस्ताव करती है। तो तो हमें बताना है कि उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कथन सॉरी 2 भी सही हो जाएगा। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। किस ऑप्शन में दिए गए हैं, दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए वाले ही में दिए गए हैं, फर्स्ट वाले में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोनों कथन क्या है, सही। और ये बात आपको याद रखना है कि पहले आईपीसी की धारा लगती थी, कौन सी लगती थी, किसके थ्रू, ये थी कब की, 1860 की धारा थी। अब क्या लगता है, बीएनएस और बीएनएनएस यानी नया कानून क्या हो गया है हमारा, लागू हो गया है, जो 1 जुलाई 2024 से पूर्णतः लागू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि गुड़ी पड़वा के त्योहार पर महाराष्ट्र के दौरान महाराष्ट्र में कौन सा नृत्य किया जाता है। गुड़ी पड़वा के दौरान महाराष्ट्र में कौन सा नृत्य किया जाता है, डांडिया किया जाता है, लावड़ी किया जाता है, गरबा किया जाता है या लेजिम किया जाता है। देखिए अगर डांडिया की पूछा जाए तो डांडिया कहाँ का हो जाएगा, गुजरात का है। ये कहाँ का है, गुजरात का है। लेकिन हमसे तो पूछा है कहाँ का, महाराष्ट्र का। लावड़ी कहाँ का है, लावड़ी भी महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो कह रहा है गुड़ी पड़वा के समय। कब कह रहा है, गुड़ी पड़वा के समय। तो वो हो जाएगा लेजिम। कौन सा हो जाएगा, लेजिम भी महाराष्ट्र का है। और गरबा कहाँ का है, गरबा भी गुजरात का है। गरबा कहाँ का है, गुजरात का है। लावड़ी और अगर आपसे पूछा जाए तमाशा, लावड़ी तमाशा ये कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। लावड़ी और तमाशा ये कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। लेकिन हमसे पूछा है गुड़ी पड़वा के दौरान, तो वो होता है लेजिम। कौन सा होता है, लेजिम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री के पद को शपथ कौन दिलाता है।
राज्य के मुख्यमंत्री पद पर शपथ कौन दिलाता है? किसको मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, बताइए जल्दी से। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं, राज्यपाल दिलाते हैं, या राज्य विधान अध्यक्ष दिलाते हैं? कौन दिलाते हैं? वो दिलाते हैं गवर्नर यानी राज्यपाल दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं। किस आर्टिकल के तहत? 164 तहत। आर्टिकल आर्टिकल 164 के तहत दिलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जनसंख्या वृद्धि का मॉल्थियन सिद्धांत का सर्वोत्तम वर्णन है? किसका? मॉल्थिसियन सिद्धांत का। हमें बताना है मॉल्थिसियन सिद्धांत का सही वर्णन क्या हो जाएगा। सरकारें हमेशा नीतियों को जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकती है। जनसंख्या रेखीय रूप से बढ़ती है। भोजन घटती रूप में बढ़ता है और जनसंख्या वृद्धि की तकनीकी प्रभाव होता है। और ऑप्शन नंबर चौथा क्या दिया गया है? जनसंख्या भोजन आपूर्ति तेजी से बढ़ती है जिससे संकट उत्पन्न होता है। तो मॉल्थस का सिद्धांत क्या था? मॉल्थस का सिद्धांत यही था कि जनसंख्या क्या है? जनसंख्या भोजन की आपूर्ति से बढ़ती है और जिससे क्या होता है? संकट उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये सिद्धांत कब का था? ये किसने दिया था? ये दिया था थॉमस रॉबर्ट मोल्सन ने। किसने? थॉबर्ट मोल्सन रोलर्स ने। कब का दिया था? कब दिया था? ये दिया था 1700 हमारा कब दिया था? 98 में। 1798 में दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के युग 4 युगों का वर्णन किया गया? यानी 4 युग कौन कौन सी? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। वो भारतीय युग कौन से क्या है? युग है। ये मतलब कौन सा ग्रंथ हो जाएगा? वो कौन से ग्रंथ है? वेद है क्या? पुराण है, उपनिषद है, या महाकाव्य है? तो वो कौन हो जाएंगे? वो है पुराण। क्या है? पुराण। पुराणों की संख्या क्या है? अगर पुराणों की संख्या पूछ लिया जाए हमसे, क्या पूछ लिया जाए? संख्या। तो संख्या कितनी हो जाएगी पुराणों की? 18 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 18। वेदों की संख्या पूछ ली जाए संख्या, तो वेदों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 4 हो जाएगी। वेदों की संख्या कितनी है? 4। अगर उपनिषदों की संख्या पूछ लिया जाए, उपनिषदों की संख्या पूछ लिया जाए तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 108 हो जाएगी। अगर महाकाव्य में आपको अगर आपसे 2 महाकाव्य पूछ लिए जाए, कौन के? संस्कृत महाकाव्य। कौन से? संस्कृत महाकाव्य। संस्कृत महाकाव्य बताइए। संस्कृत महाकाव्य कौन से महाकाव्य पूछ लिया जाए आपसे? संस्कृत के महाकाव्य पूछ लिए जाए तो कौन से हो जाएंगे? पहला है रामायण। कौन सा हो जाएगा? रामायण, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? वाल्मीकि द्वारा। वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। और दूसरा कौन सा है? एक क्या होगा? रामायण। दूसरा क्या है? महाभारत। कौन सा है? महाभारत। कौन सा हो जाएगा? महाभारत। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है? वेद व्यास जी के द्वारा। कौन के? किसके द्वारा? वेद व्यास। सॉरी, एक सेकंड। वेद व्यास जी के द्वारा। वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक काल के निचले गंगा मैदान की बंदरगाह गतिविधियों का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? लोथल, या आर्यभट्ट, या फिर भीमकच्छ, या फिर ताम्रलिपि? तो वो कौन सा हो जाएगा? वो क्या कह रहा है? वैदिक काल का। क्या पूछा हमसे? वैदिक काल का। आप इस क्वेश्चन में देखिए बंदरगाह देख के क्या लगा देते? लोथल लगा देते और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता? गलत हो जाता। लेकिन लोथल कब का है? वो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? बंदरगाह स्थल है। बंदरगाह तो है लेकिन वो कब का है? सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन हमसे पूछा है वैदिक काल का, तो वैदिक काल का क्या हो जाएगा? ताम्रलिपि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ताम्रलिपि, जो कि कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और एक भिगु कच्छ को ही क्या बोलते हैं? भिगु कच्छ ही कहाँ क्या है? भिगु कच्छ कहाँ पर पड़ता है? ये कच्छ गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। ये कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। लोथल भी गुजरात में है। लोथल भी कहाँ पर है? गुजरात में है। लोथल भी गुजरात में हो जाएगा। और अरेकमंडू ये कहाँ पे हो जाएगा? पुदुचेरी में। ये कहाँ हो जाएगा? पुदुचेरी में है। ये क्या है? पुदुचेरी है। पुदुचेरी में हो जाएगा। चलिए आगे को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि बिहार के भागलपुर में भागलपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, अब उसे इसकी स्थापना किस कालखंड में हुई थी? इसकी स्थापना बताना है हमें, किस कालखंड में हुई थी? किसकी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 770 से 810 ईस्वी में। कब हुई थी? 770 से 710 ईस्वी के बीच हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजा धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राजा धर्मपाल जी के द्वारा। धर्मपाल
राजा धर्मपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर देखिए वो आपसे वो भी पूछ लिया जाए, कौन सा, एक नालंदा विश्वविद्यालय था, कौन सा था, नालंदा विश्वविद्यालय। अगर आपसे नालंदा की पूछ लिया जाए, कौन सा, नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, अगर उसका पूछ लिया जाए नालंदा विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, वो किसने करवाई थी, तो ये करवाई थी कुमारगुप्त ने। किसने करवाई थी, कुमारगुप्त ने। इसकी स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी, कुमारगुप्त के द्वारा करवाई गई थी। ये कब की गई थी, 400, लगभग 427 में। कब की गई थी, लगभग 427 या 28 के करीब, 427-28 ईस्वी, ईसा पूर्व के करीब किया गया था। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत के सबसे लंबे बांध, हीराकुंड बांध किस नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पे है, कृष्णा नदी पे, गोदावरी पे है, या नर्मदा पर। तो हीराकुंड किस नदी पे है, महानदी पर है। किस पे है, महानदी पर। कहाँ पर है, उड़ीसा में। कहाँ पर है, उड़ीसा में हो जाएगा। और कृष्णा पे कौन सा है, कृष्णा पे कौन सा है, अलमाटी बांध। कौन सा है, अलमाटी बांध। अलमाटी बांध किस पे हो जाएगा, कृष्णा पे हो जाएगा। अगर नर्मदा की पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, सरदार सरोवर। कौन सा, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में। ये कहाँ पर है, गुजरात में। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। और इस पे गोदावरी पे कौन सा हो जाएगा, गोदावरी पे एक बांध है, कौन सा बांध है, जो जो कि उस नाम, वो उसे जाना जाता है जायकवाड़ी बांध के नाम से। किसे, जायकवाड़ी बांध के नाम से जाना जाता है। गोदावरी पे कौन सा है, जायकवाड़ी, जायकवाड़ी बांध, जायकवाड़ी बांध के नाम से जाना जाता है। ये गोदावरी नदी का सबसे ऊंचा बांध है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तैमूर के आक्रमण के समय गुजरात का गवर्नर कौन था, जिसे 1410 ईस्वी में गुजरात को स्वतंत्र शासन बनाने की घोषणा की थी। तैमूर आक्रमण कब हुआ था, पहले तो सबसे पहले ये बताइए, तैमूर आक्रमण कब हुआ था। ये हुआ था 1900, लगभग, सॉरी, ये हुआ था 1391 में। कब हुआ था, तैमूरों का आक्रमण कब हुआ था, ये हुआ था 1391 में। कब हुआ था, 1391 में। तो तब बंगाल का कौन का, कहाँ का गवर्नर पूछा है हमसे, गुजरात का। तो गुजरात का गवर्नर कौन हो जाएगा उस टाइम गवर्नर था जफर खान। कौन थे, जफर खान। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पर हमारा डी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है तो पहले क्या आएगा, बीज आएगा। पहले क्या आएगा, बीज आएगा, यानी बीज के बाद क्या आता है, अंकुर आता है। अंकुर के बाद क्या आता है, पौधा बनता है। पौधा के बाद क्या बनता है, फूल आता है। फूल के बाद क्या आता है, फल लगता है। फूल के बाद क्या लगता है, फल लगता है। तो क्या आ जाएगा, पहले आएगा एक, एक पाँच, एक, क्या आ जाएगा हमारा, पहले आएगा हमारा एक दो, एक दो, और एक दो, 4 5 3, यानी क्या आ जाएगा, 12 543। 12 543 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए प्रस्ताव, योजना, क्रियान्वयन, और क्या दिया गया, पूर्णता और अनुमोदन। अनुमोदन, देखिए जब भी कोई योजना निकाली जाती है तो पहले उसका क्या आता है, प्रस्ताव आता है। क्या आता है, पहले पहले उसका प्रस्ताव आएगा। क्या आएगा, पहले प्रस्ताव आएगा। प्रस्ताव के बाद क्या होता है, अनुमोदन मिलता है। क्या मिलता है, अनुमोदन मिलेगा। क्या आएगा, अनुमोदन मिलेगा। प्रस्ताव के बाद मिलता है अनुमोदन। क्या मिलेगा, अनुमोदन। अनुमोदन के बाद क्या होता है, अनुमोदन के बाद मिलता है, क्या मिलती है, योजना बनती है। क्या बनती है, योजना बनती है। योजना के बाद क्या होती है, क्रियान्वयन होती है। क्रियान्वयन के बाद क्या हो जाती है, वह पूर्णता, यानी पूरी हो जाती है। तो क्या आ जाएगा, एक पाँच, एक पाँच दो, एक पाँच दो सभी में दिए गए हैं, एक पाँच दो, एक पाँच दो सभी में दिए गए, एक पाँच दो तीन चार, एक पाँच दो तीन चार। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न श्रृंखला को पूर्ण करें। निम्न श्रृंखला को क्या करना है, हमें पूर्ण करना है। देखिए क्या दिया गया है, एफ, एफ से देखिए जे हुआ है, जे से एच, एच से आई, आई से क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, यानी एक एक प्लस हो रहा है। और फिर देखिए यहाँ पे देखा जाए तो बाई से एक्स माइनस के वन, फिर एक्स से डब्ल्यू माइनस के वन, डब्ल्यू से भी माइनस के वन,
अगर भी से माइनस के वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, यानी जे और यू, जे यू किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है, तो सेकंड वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा एनालॉजी से। एनालॉजी से क्या कह रहा है कि साधारणत एनालॉजी को पूरा कीजिए। देखिए मोची का संबंध चमड़ा से है, तो बढ़ई का संबंध किससे हो जाएगा, कपड़ा से, लोहा से, प्लास्टिक से या लकड़ी से। देखिए चमड़ा मोची क्या करता है, चमड़ा के क्या बनाता है, जूते वगैरह बनाता है या थैले वगैरह बनाता है, किसके, चमड़े के। लेकिन बढ़ई क्या करता है, किससे बनाता है, लकड़ी से। क्या बनाता है, लकड़ी से कोई भी फर्नीचर बनाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा चार वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए व्यंजक को हल कीजिए, यानी सही परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, एक व्यंजक दिया गया है, हमें उसे बताना है। ये क्या है, बॉडमास के नियम पर आधारित है। बॉडमास के नियम पर आधारित, तो बॉडमास का नियम लगाएंगे हम। तो पहले तो देखिए डिवाइड करेंगे, अंदर कोष्टक सॉल्व करेंगे, तो 6 छम 36। और अगर 84 में से 36 चले, 84 में से अगर 6 चले गए तो बचेंगे क्या यहाँ पे, यहाँ पे बच जाएगा हमारा, देखिए 14 में से अगर 6 चलेगा तो 8 बचेंगे। और यहाँ क्या बचेगा, 78। और इसमें मल्टीप्लाई 3। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ भाग लगेंगे, तो 7 नम 7 7 5 नम 45। और 9 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 2। प्लस में क्या है, 2 है। तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24, 24 की 4 हाथ के आएंगे 2, 3 7 21, 21 और 2 कितने हो जाएंगे, 23, 21 और 2 कितने हो जाएंगे, 23। प्लस में क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, प्लस में क्या दिया है, हमें 2 दिया है। तो 234 और 2 कितने हो जाएंगे, 236, कितने हो जाएंगे, 236। ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 120 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय होता है। देखिए चाल हमें बताना है, दूरी कितनी दी गई, कुल 120 मीटर। कितने समय में एक खंभे को पार कर रही है, तो खंभे को अगर किसी व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी, किसकी, खुद की लंबाई को पार करेगी। कितने सेकंड में, 12 में। तो यहाँ से 12 से काटेंगे, 12 से 10 बार, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड की आ जाएगी, चाल आ जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो भाइयों की उम्र में 5 वर्ष का अंतर है। यदि बड़े भाई की उम्र 20 वर्ष है तो छोटे भाई की उम्र क्या। देखिए 2 भाई हैं और उनकी उम्र में कितने का अंतर है, 5 वर्ष का। अगर 5 वर्ष का अंतर है और अगर बड़े भाई की उम्र देखी जाए, किसकी, बड़े भाई की, तो बड़ा भाई कितने का है, बड़ा भाई है हमारा 20 साल का। कितने का है, 20 वर्ष का है, वो कह रहा है। वो 5 साल का अंतर है, तो 5 साल का छोटा, और 5 साल अंतर छोटा होगा। कौन, छोटा भाई कितने का होगा, छोटा भाई। छोटा भाई कितने का हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 कम का, यानी 15 साल का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 15 का। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक घड़ी में 8 बजे 5 मिनट तेजी से चल रही है, तो शाम 8 बजे 5 मिनट धीमी हो जाती है, तो वह प्रति घंटे कितने सेकंड होती है, यानी कितने घंटे, कितने सेकंड धीमी हो जाती है प्रति घंटे, हमें बताना है। देखिए पहले तो सुबह 8 बजे से चल रही है, कब से चल रही है, सुबह 8 बजे से। सुबह 8 से चल रही है, 5 मिनट क्या चलती है, तेज चलती है, क्या चल रही है, तेज चल रही है। और फिर शाम को क्या, कब हो जाती है, शाम को 8 बजे तक वो क्या हो जाती है, 5 मिनट धीमी हो जाती है, यानी 5 मिनट पीछे हो जाती है। पहले तो 5 मिनट तेज चल रही थी तो आगे थी, और फिर देखिए 5 मिनट क्या हो जाती है, 12, टोटल 12 घंटे में, यानी सुबह से शाम तक, 8 बजे से 8 बजे तक 12 घंटे में क्या हो जाती है, 12 घंटे में कितने का डिफरेंस आता है। देखिए एक बार क्या है, घट एक साइड क्या है तेज, एक साइड धीमे, तेज और धीमा का दोनों का डिफरेंस लिया जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी कि टोटल का 10 का, कितने का, 10 का। तो 12 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यानी टोटल 12 घंटे में 10 मिनट लेट होती है। लेकिन हमें बताना है सेकंड में, सेकंड के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से काटेंगे, 12 पंचे 60, 5 की मल्टीप्लाई हम 10 में करेंगे तो क्या हो जाएगी, 50 सेकंड। यानी प्रति घंटे वो 50 सेकंड क्या हो जाती है, लेट हो जाती है, यानी खो देती है। ऑप्शन नंबर कौन सा, यहाँ पे 4 वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, इक्वेशन दी गई, हमें क्या दी गई है, इक्वेशन हमारे सामने ये दी गई है, क्या दी है, 12। फिर क्या दिया है, डॉलर। तो डॉलर का अर्थ क्या दिया गया है, गुणा दिया गया है। डॉलर का अर्थ गुणा, गुणा लगा दिया हमने। फिर क्या दिया है, 2। फिर दिया है एट द रेट, एट द रेट का अर्थ वो कह रहा है जोड़ दिया गया है, तो जोड़ लगा दिया। फिर क्या दिया है, 8 दिया है। फिर दिया है परसेंट, वो कह रहा है परसेंट का अर्थ भाग दिया है, परसेंट का अर्थ भाग दे दिया हमने। फिर दिया है 4।
फिर दिया है हेज, हेज का मतलब वो कह रहा है कि घटाना दिया है, हेज का मतलब घटाना, फिर दिया गया है 6, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे, देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इनका, देखिए 12 दूनी 24, यानी 24 प्लस के 2 माइनस 6, 24 प्लस में 2 माइनस के 6, तो 24 और 2 कितने हो जाएंगे, 26 माइनस के 6 बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, 3 वाला यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे समझने की कोशिश कीजिए। वो कह रहा है कि दो समांतर जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के व्यास की एक ही ओर 14 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि ए बी बराबर 48 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 36 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है, वृत्त की त्रिज्या कीजिए, ज्ञात बताना, सॉरी करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहले तो हम एक वृत्त बनाएंगे। थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी, मुंह में एक छाला हो गया उसकी वजह से। देखिए माना कि ये क्या है, सेंटर है, ये सेंटर हो गया, तो यहाँ से क्या जो गुजरेगा, डायमीटर यानी व्यास होगा, व्यास होगा। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं, दो जीवाएं खींची गई हैं। दो जीवा कहाँ होती है, नीचे होती है। जीवा कहाँ हो जाएंगी, एक जीवा वो हो गई, ये क्या हो जाएगी, माना कि हमने ए बी हो गई, और एक कौन सी हो गई, सी डी हो गई, एक कौन सी है, सी डी हो गई। वो कह रहा है कि दोनों की दूरी कितनी है, 14, कितनी दी है, 14 दी है हमें, ये दूरी 14 दी गई है, दोनों के बीच की दूरी 14 है। लेकिन हमें सेंटर से मिलाते हैं अगर, तो माना कि ये दूरी हमने x मान ली, कितनी मान ली, x मान ली। अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या बनना है, एक ये वाला त्रिभुज बनना है, और एक कौन सा बन जाएगा, ये वाला त्रिभुज, दो त्रिभुज बन जाएंगे। लेकिन अब इनकी दूरी देखी जाए, ए बी की दूरी कितनी दी है, 48, 48 दी है, तो एक साइड कितनी हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी, यानी 24 इस साइड हो जाएगी और 24 इस साइड हो जाएगी। और अगर यहाँ पे देखा जाए, और सी डी की दी है 36, 36 दी है, तो 18 ये हो जाएगी और 18 ये हो जाएगी, ये आधे आधे में बांट देगा। देखिए आधे आधे में बांट गए। तो अब यहाँ पे लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखिए पहले वाले में लगाते हैं अगर पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या होता है, माना की त्रिज्या ए वाली आर है और ए बी आर हो जाएगी। तो क्या लगाएंगे, आर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी 24 का वर्ग, क्या 24 का वर्ग, ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं हम। और यहाँ पे देखिए दूसरे में लगाते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर, ये क्या दिया गया है हमें, अगर यहाँ पे लंब देखा जाए तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 14 का वर्ग प्लस में 18 का वर्ग, क्या दिया है, आधार यानी 18 का वर्ग, ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण एक को और दोनों को हम बराबर में रख सकते हैं क्या, दोनों को बराबर रखते हैं। देखिए समीकरण एक और दो को, दोनों को बराबर रखने पर, समीकरण एक और दो को दोनों को बराबर रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 24 का वर्ग कितना होता है, 576, कितना होता है, 576 होता है, बराबर एक्स का, देखिए एक्स का वर्ग का, देखिए ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2a भी होता है। तो देखिए एक का करेंगे, एक्स का करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 का वर्ग कितना हो जाएगा, 196 प्लस क्या आ जाएगा, 2ab, 2ab का मतलब 2 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे, 14 दूनी 28x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 28x हो जाएगा। यहाँ आया समझ में, ये क्या हो गया, हमने 28x कर दिया। 18 का वर्ग कितना होता है, जल्दी से बताइए, 18 का वर्ग कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। देखिए x से तो x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, और 196 और यहाँ पे 524 को जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल 196 और 524 हो जाएंगे, सॉरी 324, तो ये हो जाएंगे 520, कितने हो जाएंगे, 520। यहाँ क्या दिया गया है, 576 बराबर क्या दिया गया है हमें, 28x प्लस में 520 हो जाएगा, 520। देखिए अगर 576 में से 520 जाएगा तो क्या बचेगा, हमारे पास 56 बचेगा, क्या बचेगा, 56, यानी 28x बराबर क्या आ गया हमारे सामने, 56 आ गया, क्या आ गया, 56। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे सामने, 2 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, x बराबर 2 आ गया। अब समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं हम, तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, अगर x की वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं, देखिए ऊपर रख लेते हैं, चलिए आर स्क्वायर बराबर एक्स की वैल्यू रखा 2, तो 2 दूनी 4 प्लस 24 का वर्ग कितना हो जाएगा, 576, कितना हो जाएगा, 576,
76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 576 हो जाएगा। देखिए तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 580 हो जाएगा। 580 हो जाएगा। 580 हो गया। तो आर यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो सर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो आर बराबर क्या आ जाएगा? रूट में 580। रूट में 580 का इसे तोड़ेंगे तो किसी प्रकार से टूट सकता है ये? 4 मल्टीप्लाई 145 में, 4 मल्टीप्लाई 145 में तोड़ सकते हैं। तो 4 का वर्ग क्या? 2 बाहर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आर बराबर हमारा 2 बाहर आ जाएगा। रूट में क्या बचेगा? 145 रह जाएगा। रूट में कितना रह जाएगा? 145। तो क्या आ गया? आर बराबर त्रिज्या कितनी आ गई? 2 रूट में 145। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझने लायक, और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक अर्धगोला और शंकु का आयतन समान है। अर्धगोले की त्रिज्या आर है और शंकु की त्रिज्या भी आर है। तो शंकु की ऊंचाई और अर्धगोले की त्रिज्या का अनुपात बताएगी। हमें जल्दी से क्या बताना है? अर्धगोला का, पहले तो देखिए क्या कह रहा है? अर्धगोला और शंकु का आयतन समान है। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यू होता है। पाई आर क्यू बराबर गोले का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे देखिए जो भी कट रहा है तो वो उसे काट देते हैं। त्रिज्या आर है तो आर है। देखिए 3 से 3 जाएगा, पाई से पाई जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चले जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? एक आर बचेगा। तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा हमारा? एच बटे आर, सॉरी, एच बटे आर बचेगा बराबर क्या आ जाएगा? रेशियो क्या आ जाएगा इनका? 2/1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2/1। देखिए एक एच इधर आएगा तो 2 क्या चले जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और आर इधर आएगा तो बटे में यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। ये क्या बचा? 1 बचा। तो यहाँ पे 1 बन आ जाएगा। तो हाइट क्या कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या का अनुपात कितना आ गया? यानी ऊंचाई और त्रिज्या, ऊंचाई और त्रिज्या का है। तो क्या आ गया? 2/1। क्या आ गया? 2/1, यानी 2:1 आ गया। 2:1। ऑप्शन नंबर कौन सा? 2 वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाएं 15, 20, 25 मीटर है। तो उस भूखंड के वर्ग क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा? देखिए एक समकोण त्रिभुज है, यानी त्रिभुजाकार बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? त्रिभुजाकार, सॉरी। देखिए इस प्रकार से एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बन जा रहा है? देखिए ये त्रिभुज बना लिया हमने, माना कि इसकी भुजाएं कौन सी हो जाएगी? 15, 20, और बड़ी भुजा क्या होती है? 25 होती है। बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी। बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? 25, यानी कर्ण क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपने एक ट्रिपलेट्स लग रही है। कौन सी? 3, 4, 5 वाली। कौन सी लग रही है? 3, 4, 5 वाली क्या लग रही है? ट्रिपलेट्स लग रही है। तो ये कौन सा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है उसका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट होती है। तो 1/2, बेस कितना दिया गया है? 20 दिया है। मल्टीप्लाई में हाइट कितनी है? 15। तो 2 से काटेंगे 10 बार। 2 से काटा 10 बार। 10 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150। यानी कितना आ गया? 150 वर्ग मीटर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ये पहला ही वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम दिया गया, उसी प्रकार का त्रिभुज दिया गया हमें, ये भुजाएं दी गई। देखिए 5, 12, 13। 5, 12, 13 का भी ट्रिपलेट्स होता है। तो वही वाला त्रिभुज बन जाएगा हमारा। कौन सा? 5, 12, 13। तो 1/2 बी इंटू एच लगा दीजिए। 1/2 बी कितना है? बेस कितना है? 12 मल्टीप्लाई 5। तो ये काटेंगे 6 बार। 6 पंचे 30, यानी इसका कितना आ जाएगा? एरिया 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल दिया गया है 36 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो उसका आयतन बताइए। देखिए प्रिज्म का आयतन क्या होता है? प्रिज्म का आयतन अगर आपने देखा होगा तो प्रिज्म क्या होता है? जैसे कि ऊपर बना होता है वैसे ही नीचे बना होता है। टॉप और बॉटम क्या होता है? प्रिज्म का सेम होता है। प्रिज्म का टॉप बॉटम कैसा होता है? सेम। लेकिन त्रिभुज ये किसी भी आधार पर बनी होती है। या तो त्रिभुज पे बनी होगी, चतुर्भुज पे बनी होगी, वर्ग पे बनी होगी, आयत पे बनी होगी, वृत्त पे बनी होगी। प्रिज्म क्या होती है? हमेशा किसी आधार पर बनी होती है। ये बनी है किस पे? वो कह रहा है कि समकोण पर। समकोण यानी त्रिभुज पे बनी होगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है हमें? 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें बताना है पहले प्रिज्म का आयतन। प्रिज्म का आयतन क्या होता है? पहले तो लिखिए फॉर्मूला। कौन सा? प्रिज्म का आयतन।
प्रिज्म का आयतन क्या होता है? प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल हमारे सामने दिया ही गया है, कितना दिया है उसने? 36 दिया है। और ऊंचाई कितनी दी है हमें? 15 दी है। अगर देखिए 15 का 90, 90 का 0, हाथ की आ गई 9, हाथ की आ गई 9, 15 दिया 45, 15 30 कितना हो जाएगा? 45, 45 और 9 कितने हो जाएंगे? 54 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 54, यानी कितना आ जाएगा? 540 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 वाला यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मिनट की सुई 6 पर है और घंटे की सुइयां 2 और 3 के बीच है तो समय क्या होगा? देखिए ये घड़ी है, ये क्या है? ये घड़ी है माना कि हमने, तो ये क्या आएगा? यहाँ पे आएंगे 12 बजेंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या बच जाएंगे? 6। यहाँ पे क्या बच जाएंगे? 6 बच जाएंगे। तो देखिए वो कह रहा है कि मिनट की सुई 6 पे है, मिनट की सुई कहाँ पे गई? 6 पे गई। और घंटे की सुई कहाँ पे है? 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, तो मतलब कितने बज गए? 2.5 बज गए, 2.30, यानी क्या बज गया? 2.5 बज गया। क्या बज गया? 2.5 बज गया, 2.30। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा पजल का। देखिए क्या दी गई है हमें? पजल दी गई। इस पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर पे जाना, क्वेश्चन नंबर आड़े टेढ़े डले हुए हैं, कोई का नंबर 1 डला है, किसी का 2 डला है, किसी का 4 डला है, इस प्रकार से डले हुए हैं, तो उन पे मत जाना। देखिए ये क्या दी गई है हमें? पजल दी गई है, एक पजल दी है। तो पजल में पहले क्या लिखेंगे हम? लोग दिया है, रंग दिया है, पैसा दिया है और स्थान दिया है। पहले यानी व्यक्ति दिए हैं, क्या दिए हैं हमें? व्यक्ति दिए हैं। और क्या दिया है? रंग दिए हैं, यानी घरों के रंग दिए हैं। और क्या दिया है? पैसा दिया है उनका, पैसा क्या है? और क्या दिया है? स्थान दिया है हमें। क्या दिया है? स्थान दिया गया। आप देखिए इसे पजल को सॉल्व करेंगे हम इस प्रकार। अब वो क्या कह रहा है? गौरव पीले घर में नहीं रहता, गौरव पीले घर में नहीं रहता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो पायलट है वह पीले घर में रहता है, जो पायलट है इनका पेशा उसका क्या है? पायलट हो जाएगा, पायलट, पायलट हो जाएगा। वो किस घर में, किस रंग के घर में रहता है? पीले घर में। किसमें? पीला है, उसका रंग कैसा है? पीला है। अब वो कह रहा है अंकित वकील नहीं है, उषा जयपुर में रहती है, उषा जयपुर में रहती है। उषा नाम की कोई लड़की है, कौन हो जाएगी? उषा। वो कहाँ रहती है? स्थान कहाँ है उसका? जयपुर। कहाँ है? जयपुर है। कहाँ हो जाएगा? जयपुर में रहती है। अब वो कह रहा है कि नीले घर का निवासी हैदराबाद में रहता है। नीला घर है माना इसका, क्या है? नीला घर है किसी का, और वो कहाँ पर रहता है? हैदराबाद में। कहाँ पर रहता है वो? हैदराबाद में रहता है, माना कि वो हैदराबाद में रहता है। आपको कह रहा है कि पीले घर का निवासी वास्तुकार भी नहीं है, पीले घर का निवासी वास्तुकार नहीं है। इंजीनियर किससे जुड़ा है? हमें बताना है इंजीनियर किससे जुड़ा है। देखिए व्यक्ति कौन है? ऊषा रह गई, ऊषा आई है केवल, बाकी पूरे व्यक्ति रह गए। अब वो कह रहा है कि गौरव पीले घर से नहीं जुड़ा है। अंकित वकील नहीं है, अंकित का पैसा क्या है? वकील नहीं है। अंकित का पैसा क्या हो जाएगा? वकील नहीं है। अंकित का पैसा वकील नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अंकित माना कि यहाँ पे आ जाएगा, अंकित कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। अंकित का पैसा वकील नहीं है, तो अंकित क्या हो सकता है? वास्तुकार भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? इंजीनियर भी हो सकता है। फिर आगे दिया गया है हमें, आगे क्या भरेंगे हम? पहले कलर भर लेते हैं, नीला, पीला आ गया, और क्या बचा हमारे पास? काला और हरा बचा। तो मान लेते हैं कि ये हरा आ जाएगा, काला आ जाएगा, उषा काला आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? हरा आ जाएगा। अब ये अपने मन से भरना पड़ेंगे तुम्हें थोड़ा। और इसका पैसा मान लेते हैं हम, क्या आ जाएगा? वकील आ जाएगा, क्योंकि अंकित तो वकील बन नहीं सकता है, वो उसने मना कर दिए। अंकित वकील नहीं बन सकता, तो ये वकील मान लेते हैं इसे। क्या मान लेते हैं? वकील। और इसे क्या, ये क्या है? इंजीनियर। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंजीनियर आ जाएगा, इंजीनियर आ जाएगा। और ये स्थान क्या आ जाएगा? इसका यहाँ पे पेशा क्या आ जाएगा? वास्तु। अब क्या बचा? वास्तुकार। क्या बचा है? वास्तुकार बचा, केवल क्या बचा है? वास्तुकार बचा हुआ है। वास्तुकार आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कौन आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगी ये कौन सा? गौरव आएगा। कौन सा है? गौरव। हाँ, गौरव। और यहाँ पे एक व्यक्ति और बचा है, कौन सी? हिना। और ये स्थान बचे हैं दो, कौन सा बचा है? एक मुंबई और कोलकाता। देखिए मुंबई, यहाँ पे मुंबई और कोलकाता भी आ सकता है, और कोलकाता और मुंबई भी कहीं पे भी आ सकती है। तो हमसे पूछा है इंजीनियर से कौन जुड़ा है? इंजीनियर से कौन जुड़ा है? गौरव। कौन हो जाएगा? गौरव। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 2 वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। एक बार देखिए, देख लेते हैं।
गौरव पीले घर में नहीं रहता। हाँ, गौरव पीले घर में नहीं रहता है, देखिए हरे में रहता है। जो पायलट है वह पीले घर में रहता है, जो पायलट है वो पीले घर में रहता है, ठीक है? यहाँ पे रह रहा है। क्या कह रहा है, उषा जयपुर में रहती है। हाँ, उषा देखिए जयपुर में रह रही है। अब वो कह रहा है अंकित वकील नहीं है, अंकित वकील नहीं है, वास्तुकार है। नीले घर का निवासी हैदराबाद में रहता है, नीला घर है वो हैदराबाद में रह रहा है। पीले घर का निवासी वास्तुकार नहीं है, पीले घर का निवासी वास्तुकार नहीं है, नीले घर का है वास्तुकार। तो हमारी सभी शर्तें क्या हो रही हैं, लागू हो रही हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जल्दी से इसका जवाब कीजिए। रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, क्या है, रीजनिंग का सवाल। देखिए क्या दिया गया है, ए कितने पे आता है, एक पे आता है। एफ कितने पे आता है, हमारा 6 पे आता है, यानी प्लस के 5 हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस 5 हो रहा है। फिर देखा जाए तो फिर से देखिए, 5 और 5 प्लस और कर दिया जाए, 6 और 5 11, और 11 पे अगर फिर से 5 प्लस कर दिया जाए तो 11 और 5 कितने हो जाएंगे, 11 और 5 हो जाएंगे हमारा 16। 16 पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। क्या आएगा, पी आएगा। 16 पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे टी, टी से अगर टी 20 पे आती है, वो देखिए कितने पे आता है, 15 पे। तो यानी यहाँ पे माइनस के 5 हुआ है। क्या हुआ है, माइनस के 5। और फिर देखिए 15 से 10 माइनस के 5, और फिर 10 से माइनस के अगर 5 हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई, यानी पी और ई। पीई किस में दिया है, ऑप्शन नंबर कौन से में दिया है, तीन वाले में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। लॉजिक क्या था इसमें, +5 -5, +5 -5, ये क्या था, लॉजिक इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है, और बी और सी की आयु का अनुपात 5:4 है। ए बी सी की आयु का अनुपात 118 है, तो बी की आयु बताइए। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम ए बी सी की आयु निकालेंगे पहले। तो ए बी सी का रेशियो निकालेंगे। ए और बी का कितना दिया है, 3 और 4 का दिया है। बी और सी का कितना दिया है, 5 और 6 का दिया है। जो खाली जगह है वो पड़ोसी से बनेगी। इसका पड़ोसी 4 है, इसका पड़ोसी क्या है, 5 है। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए बी का रेशियो कितना आ जाएगा, ए का आ जाएगा 5 15, 4 5 20, और 6 चौको 24। यहाँ जोड़ा जाए तो ये कितना आ जाएगा, 20, 20 दूनी 40, और 50, 50 और 50 और 9 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। 59 यूनिट की वैल्यू क्या दी है हमें, वो कह रहा है कि 118। कितनी है, 118। तो एक यूनिट की वैल्यू निकाली, क्या आ जाएगी हमारे सामने, 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 2। हमसे पूछा है बी की आयु क्या होगी, तो बी का कितना दिया है, 20, 20 दूनी, यानी 20 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, तो 20 दूनी 40 वर्ष। कितना आ जाएगा, 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, यहाँ पे 3 वाला हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष अखंड लेंस में सुधारा जाता है तो लेंस की शक्ति क्या होगी। देखिए जब भी निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा, अवतल लेंस का। किसका, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। अगर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा तो लेंस की क्षमता किसमें आएगी, माइनस में आएगी। किसमें आएगी, माइनस में। माइनस में कितनी आएगी, 1.25 डायोप्टर। कितनी आएगी, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रतिरोधक आर विभवांतर क्या है, भी दिया गया है। तो परिपथ में प्रयोजित की जाने वाली शक्ति पी क्षय करता है यदि उसके प्रतिरोधक को 2R यानी डबल कर दिया जाए पर संयोजित किया जाए तो क्षति शक्ति बताइए, यानी शक्ति कितनी क्षति होगी, क्षय होगी। कितनी शक्ति क्षय होगी, देखिए तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 गुनी। कितनी हो जाएगी, 4 गुनी। अगर दोगुना किया जाता है, बी को दोगुना किया जाता है तो कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर हमारा, बी, बी सेकंड वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का सही अनुप्रयोग नहीं है। अनुप्रयोग नहीं है, क्या बताना है, नहीं है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, क्या कह रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताना। तो मोटर में बल की दिशा निर्धारित करता है, मोटर में बल की दिशा निर्धारित करता है, ये दाएं हाथ का नियम है। देखिए जनरेटर में प्रेरित धारा उत्पन्न करता है, ये हो सकता है। लेकिन देखिए आगे देख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की चालक को लगाने वाली दिशा निर्धारित करता है, वो दाएं हाथ का नियम है। चुंबक की ध्रुवता निर्धारित करता है, दाएं हाथ का नियम। लेकिन क्या हो जाएगा, जनरेटर वाला ही हमारा क्या हो जाएगा,
सही आंसर हो जाएगा कि जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा को निर्धारित करता है कौन? बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार लूप में धारा प्रवाहित हो रही है, इसके चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि उसके एक पक्ष यानी इस साइड को लंबवत है, दूसरा समांतर है, तो इस कक्ष में अधिकतम बल लगेगा। कहाँ पर बल अधिकतम लगेगा? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कक्ष पर, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्षेत्र पर, तो अधिक लंबाई वाला पक्ष पर, और या दोनों समान रूप से। तो वो कहाँ पर लगेगा? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत पक्ष पर। कहाँ पर लगेगा? लंबवत पक्ष पर लगेगा, क्योंकि एक साइड कैसी है? लंबवत है, दूसरी क्या है? समांतर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश का राजवंशीय इतिहास किस साम्राज्य के दौरान हुआ था? राजवंशीय कौन सा? गुप्त वंश, मौर्य वंश, या मुगल वंश, या दिल्ली सल्तनत। तो मध्य प्रदेश में कौन सा दिखा है आपने? एक ही वंश, कौन सा? मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे? बी वाला यहाँ पर हमारा, या सेकंड वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का अग्नि सुरक्षा समन्वय सेवाओं का हिस्सा नहीं है? अग्नि सुरक्षा और अग्नि समन्वय सेवाओं का हिस्सा नहीं है, कौन सा हो जाएगा? पानी में डूबे हुए शवों को बचाना और उन्हें अस्पताल तक पहुंचाना, भोपाल में विशेष अतिथियों के दौरान अग्नि सुरक्षा व्यवस्था करना, अग्नि सुरक्षा पीड़ितों को अस्पताल की बिलों की सहायता प्रदान करना। वो क्या दिया गया है? गणेश विसर्जन, दुर्गा पूजा, दिवाली, होली जैसे त्योहारों के दौरान की अग्नि सुरक्षा। देखिए सुरक्षा कर्मियों का क्या होता है कि वो डूबने से भी बचाएंगे आपको, ये भी सही है। वो कह रहा है कि विशेष रूप से भोपाल के दौरान की रैलियों वेलियों में सुरक्षा के लिए, वो भी सही है। और वो कह रहा है यहाँ पे देखिए कोई अगर विशेष विसर्जन धार्मिक कोई त्योहार है तो वहां भी सही है। लेकिन ये क्या दिया गया है तीसरे वाले में? देखें आप क्या है? अस्पताल के बिलों, अस्पताल के बिल नहीं भरेंगे, ना ही उनकी ये तो इस प्रकार से वित्तीय सहायता नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? सहायता, वैसी सहायता करेंगे जो कि शारीरिक सहायता होगी उनकी, वैसी आर्थिक सहायता कर सकते हैं, लेकिन वित्तीय सहायता नहीं करेंगे, और अस्पतालों का बिल नहीं भर पाएंगे वो। क्या है? सेवा में है वो सुरक्षा कर्मी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा हमारा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश में मटकी नृत्य की शुरुआत कौन करता है? एक पुरुष का समूह करता है, एक अकेली महिला जिसे जिला कहा जाता है, एक पुजारी करता है, या गांव का मुखिया कहा जाता है। मटकी नृत्य कौन प्रारंभ करता है? मटकी नृत्य कौन प्रारंभ करता है? तो वो करता है, कौन करता है? एक अकेली महिला प्रारंभ करती है। कौन करती है? एक अकेली महिला प्रारंभ करती है, जिसे जिला कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जिला कहा जाता है। मटकी नृत्य किया कहा जाता है, किस क्षेत्र में किया जाता है? मालवा क्षेत्र में। किस क्षेत्र में किया जाता है? तो वो किया जाता है मालवा क्षेत्र में। किस क्षेत्र से? मालवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रानी दुर्गावती का विवाह किस राजा से हुआ था? रानी दुर्गावती का विवाह किससे हुआ था? तो वो होता है दलपत शाह से। किससे हुआ था? दलपत शाह से हुआ था। रानी कहाँ की थी? वो थी गढ़ कुमार की। कहाँ की? गढ़ कुमार की रानी थी रानी दुर्गावती। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आलमी तवंगली इसिज्मा इसिज्मा इस इजित्मा मध्य प्रदेश की किस शहर में आयोजित होता है? यानी ये क्या है? ये मुस्लिमों का त्योहार है, तो वो कहाँ पर मस्जिद में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? भोपाल में। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? भोपाल में। ऑप्शन नंबर 2 वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, छाला हो गया है एक मुंह में छाले हुए हैं उस वजह से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव की अवधि कितनी होती है? अवधि कितनी होती है? यानी खजुराहो नृत्य महोत्सव कितने दिन चलता है? कहाँ पर? खजुराहो में, मध्य प्रदेश में। तो कहाँ पर कितने दिन तक चलता है? वो चलता है एक सप्ताह, यानी 7 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 7 दिनों तक चलता है। खजुराहो कहाँ पर है? रायसेन जिले में। किस जिले में? रायसेन जिले में। कौन से जिले में है? रायसेन जिले में। कौन से जिले में? रायसेन जिले में। किस राजाओं ने बनवाए थे खजुराहो के मंदिर? खजुराहो के मंदिर बनवाए थे किसने? चंदेल शासकों ने। किसने बनवाए थे? सॉरी, क्या लिख दिया? चंदेल शासकों ने। किन्होंने बनवाए थे? चंदेल राजाओं ने। चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। इनमें एक महत्वपूर्ण क्या याद रखना है कि इन्हें यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? किसमें? यूनेस्को में। यूनेस्को में कब शामिल किया गया था इन्हें? 1986 में। कब किया गया था? 1986 में शामिल किया गया था।
और इन्हें यूनेस्को में 1940 में। और क्या याद रखना है आपको खजुराहो में? कनरिया महादेव मंदिर। कौन सा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कनरिया महादेव मंदिर। कनरिया महादेव मंदिर भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है आपसे पूछ लिया जाता है, तो कहाँ पर है? खजुराहो के मंदिरों में स्थित है कनरिया महादेव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मध्य प्रदेश में अहिराई नृत्य आमतौर पर कितनी देर तक चलता है? अहिराई नृत्य। अहिराई नृत्य कब तक चलता है? वो चलता है पूरी रात। क्या चलता है? अहिराई नृत्य चलता है पूरी रात तक चलता है। अहिराई नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है भारिया जनजाति के द्वारा। कौन सी? भारिया जनजाति के द्वारा। भारिया जनजाति के द्वारा अहिराई नृत्य किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? छिंदवाड़ा में। कहाँ पर किया जाता है? छिंदवाड़ा में। कौन से? कहाँ पर किया जाता है? छिंदवाड़ा। 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 चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाह्य माध्यम सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश की किस नदी के अंतर्गत आती है? कौन सी? बाह्य माध्यम। पूछा है बाह्य माध्यम सिंचाई। बाह्य माध्यम सिंचाई किसके अंतर्गत आएगी? गंगा घाटी के, दामोदर घाटी, सॉरी गोदावरी घाटी, या नर्मदा घाटी, या माही घाटी। तो वो किसमें आएगी? बाह्य परियोजना पूछी है, वो आएगी गंगा घाटी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा। किसने? एक महिला की ओर। एक महिला की ओर। देखिए ये कौन हो जाएगा? रवि हो जाएगा। रवि ने कहा एक महिला की ओर इशारा करते हुए। ये क्या है? महिला है। महिला की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या कहा? वह मेरी माँ की बेटी। वह मेरी माँ की बेटी। वह रवि की माँ की बेटी है। रवि की माँ हो जाएगी ये। रवि की माँ की बेटी है। रवि की माँ की कौन हो जाएगी? बेटी है जी। तो वो रवि का उस महिला से क्या संबंध? देखिए रवि की माँ की बेटी है, तो वो क्या हो जाएगी? रवि की बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रवि की बहन हो जाएगी। रवि की कौन हो जाएगी वो? बहन हो जाएगी। रवि की कौन हो जाएगी? बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए अजय ने कहा। किसने कहा? अजय ने। अजय ने कहा। अजय ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के पिता का इकलौता बेटा है। वह मेरे पिता। पिता कहाँ आएंगे? ऊपर आएंगे। पिता के पिता। पिता के पिता का इकलौता बेटा। इकलौता बेटा कौन हो जाएंगे? रवि का पिता हो जाएगा, सॉरी अजय का पिता हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अजय का पिता ही हो जाएगा। वह कह रहा है, वह लड़का अजय से किस प्रकार रिश्ते में है? वह क्या है? अजय के पिता है। वो क्या है? अजय के पिता हो जाएंगे। वह हो जाएगा अजय का पिता। अजय का पिता हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? अजय का पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स बाई की बहन है। एक्स बहन है किसकी? है बाई की। किसकी? बाई की बहन है। बहन है तो माइनस में आएगा। माइनस में लगाएंगे हम। देखिए महिला को। देखिए आपको कह रहा है कि बाई जेड का पिता है। बाई जेड का पिता है। किसका पिता है? जेड का। जेड का पिता है। पिता है तो प्लस में आएगा, यानी लड़का है वो क्या है? पिता है तो क्या है? पुरुष है। क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। देखिए अब आगे वो कहता है कि जेड एक्स से किस प्रकार संबंधित है? जेड एक्स से किस प्रकार संबंधित है? यानी जेड का संबंध एक्स के रिलेटिव में बताना है हमें। यानी जेड कौन है एक्स का? जेड कौन हो जाएगा एक्स का? देखिए एक्स क्या है? एक लड़की है और बहन। बहन का भैया कौन है? भाई है। ये कौन है? भाई है। ये भाई। भाई क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। भाई का लड़का क्या होता है? भतीजा। या क्या होता है? नीस होता है। क्या बोलते हैं? नीस या भतीजा। क्या हो जाएगा? भतीजा। भतीजा हो जाएगा। या फिर क्या बोलते हैं उसे? नीस। क्या है? नीस। ऑप्शन में क्या दिया है? नीस या नेफ्यू दिया है। ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर? पहला वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चार लोग पी क्यू आर एस पहली चौथी मंजिल पर रहते हैं यदि एस क्यू के ठीक नीचे रहता है। एस क्यू के नीचे रहता है। एस क्यू के नीचे रहता है, माना कि नीचे रहता है। अब वो कह रहा है पी चौथी मंजिल पर नहीं रहता, यानी पी चौथी मंजिल पर नहीं आए। पी ऊपर वाली चौथी मंजिल पर नहीं आता। आर एस। एस आर से ठीक दो मंजिल नीचे है। एस। एस कहाँ हो जाए? एस आर से दो मंजिल। एस आर से ठीक दो मंजिल ऊपर है, सॉरी।
एस कहाँ है? 2 मंजिल ऊपर है। 2 मंजिल ऊपर है तो पहला मंजिल आएगा नीचे, पहले मंजिल कहाँ आएगा? नीचे आएगा। 2 मंजिल ऊपर है, कहाँ है? आर से 2 मंजिल ऊपर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये पी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। आर एस से 2 मंजिल ऊपर है तो दो मंजिल ऊपर है तो ठीक, 2 मंजिल ऊपर है तो यहाँ आर आएगा, यहाँ आएगा पी आएगा, सबसे नीचे क्या आएगा? पी आ जाएगा। यानी सही डायग्राम क्या आ जाएगा? देखिए चौथे मंजिल पे एस आ जाएगा, फिर आ जाएगा क्यू, फिर तीसरे पे आर आ जाएगा, सबसे नीचे कौन आ जाएगा? पी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी सड़कें पुल हैं। सभी सड़कें क्या हो जाएंगी? ये क्या है? सड़कें हैं और सभी सड़कें क्या हो जाएंगी? पुल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ये पुल हो गई। सभी सड़कें पुल हो गई। अब वो कह रहा है कुछ पुल नदियां हैं, कुछ पुल हैं वो क्या हो जाएंगे? नदियां हो जाएंगी। कुछ पुल नदियां हो गई। अब वो क्या है? सभी नदियां तालाब हैं। सभी नदियां क्या आ जाएंगी? तालाब के अंदर आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? तालाब के अंदर आ जाएंगी। एक सेकंड, इसे क्या करते हैं? ये सड़कों से मिला नहीं है, इस प्रकार से आ जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? तालाब हो जाएंगे। तालाब हो गए। अब देखिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष कह रहा है कुछ सड़कें नदियां हैं, कुछ सड़कें नदियां हैं, सड़कें नदियां हैं कोई कनेक्शन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब वो कह रहा है कुछ तालाब पुल हैं, कुछ तालाब पुल हैं, कुछ तालाब पुल हैं, हाँ बिल्कुल है, करेक्ट, ये सही है। सभी पुल, सभी नदियां पुल हैं, सभी नदियां पुल नहीं है। देखिए सभी नदियां क्या है? पुल नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल दूसरा वाला सही है, केवल सेकंड वाला सही है। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक विशिष्ट कूट भाषा में क्या दिया गया है हमें? विंटर। विंटर को क्या लिखा गया है? XHUXHOSFQ के रूप में लिखा जाता है। तो हमें बताना है कि समर को किस कूटित किया जाएगा, किस प्रकार से कूटित किया जाएगा। क्या दिया गया है हमें? विंटर। क्या दिया गया है? विंटर दिया गया है। विंटर को किस प्रकार से कोडित किया गया है? XHOSFQ के रूप में। फिर हमें बताना है कि समर को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा। हमें किसको बताना है? समर को बताना है। समर को बताना है तो देखिए यहाँ पे देखा जाए तो क्या लॉजिक लगा है? डब्ल्यू से एक्स आएगा, डब्ल्यू से एक्स आएगा यानी प्लस के वन लगा हुआ है। देखिए एच से आई आता है यानी आई के एक कम है, आई से एक कम है यानी माइनस के वन है। फिर देखिए एन से ओ प्लस वन है। फिर देखिए एस से टी से एस यानी माइनस के वन है। ई से एफ प्लस वन है और आर से क्यू माइनस के वन, यानी प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन, इस प्रकार से चल रहा है। देखिए अगर हम एस में प्लस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा? एस एस प्लस वन करेंगे एस से टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। और यू से, अगर यू से हम एक कम करेंगे, यू से माइनस के वन करेंगे तो क्या आ जाएगा? भी आ जाएगा। और फिर देखिए एम से एक प्लस करेंगे तो एन आ जाएगा। और फिर एम में एक माइनस करेंगे तो एन आ जाएगा। और ई में एक प्लस करेंगे तो एफ आ जाएगा। आर में एक माइनस करेंगे तो क्यू आएगा। क्या आएगा? क्यू आएगा। यानी टी बी डबल एन एफ क्यू किस में दिया गया है? टी बी डबल एन देखिए डबल एन इसमें दिया गया है। लेकिन एफ क्यू ऑप्शन नंबर डी वाले में दिया है तो ऑप्शन नंबर डी वाला या चौथा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मशीन में इनपुट आउटपुट परीक्षण के लिए इनपुट में क्या दिया गया है? 12, 20, 10, 15, 25 की मशीन की चरण में संख्याओं में घटते क्रम में व्यवस्थित करती है। मशीन क्या करती है? उसे घटते क्रम में व्यवस्थित करती है। तो अंतिम आउटपुट में सबसे पहला संख्या क्या दिखाई देगी? अंतिम आउटपुट में सबसे पहली संख्या क्या दिखाई देगी? क्या कह रहा है? घटते चरण में, घटते क्रम में लगाती है। घटते क्रम में लगाती है तो सबसे पहले 25 लगेगी, 25 के बाद 20 आएगी, 20 के बाद 15 आएगी, 15 के बाद 12 आएगी, 12 के बाद 10 आएगी। इस प्रकार से संख्या लगा देगा। तो वो कह रहा है कि सबसे पहले क्या दिखाई देगा? सबसे पहले हमें 25 दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 वाला हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है इनपुट क्रम वही दिया गया है, सेम वही वाला क्वेश्चन है। वो कह रहा है इसमें क्या है? बढ़ते क्रम में लगा रहा है, लेकिन कैसे? ए से जेड तक व्यवस्थित करता है, ए से जेड की तरफ व्यवस्थित करता है। तो कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? क्या बताना है? पहला शब्द कौन सा आएगा? तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? देखिए तो देखा जाए तो क्या आ जाएगा? कैट आ जाएगा। सी आएगा तो कैट आएगा। फिर क्या आ जाएगा? सी के बाद डी आएगा तो क्या आ जाएगा? डॉग आ जाएगा। फिर डॉग के बाद क्या आ जाएगा?
ए बी सी डी के बाद क्या आ जाता है, ई आता है। ई के बाद ई यानी एलिफेंट आएगा, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट आएगा। एलिफेंट के बाद क्या आएगा, फिश आएगा, यानी एफ आई एस एच, फिश आएगा। फिश के बाद क्या आ जाएगा, हॉर्स आ जाएगा, एच ओ आर एस ई, हॉर्स आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, कैट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ फल मीठे हैं। कुछ फल क्या है, कुछ फल दिए गए हैं, कुछ फल क्या है, मीठे हैं। क्या है, मीठे हैं। अब आगे क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि सभी मीठी चीजें खाने योग्य हैं। सभी मीठी चीजें क्या है, सभी मीठी चीजें खाने योग्य हैं। क्या है, खाने योग्य है। देखिए अब निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ फल खाने योग्य हैं, कुछ फल खाने योग्य हैं, लेकिन हमसे तो बोला है तो उसमें मीठी चीजें खाने योग्य है। तो कुछ फल आ रहे हैं उसमें, हाँ कुछ फल आ रहे हैं तो ये सही हो जाएगा। अब वो कह रहा है सभी फल खाने योग्य है, सभी फल तो खाने योग्य नहीं है। देखिए फल आधे बाहर है। वो कह रहा है कि कोई भी फल खाने योग्य नहीं है, ये तो देखिए नेगेटिव में गया तो वो उसके फेवर में नहीं है, तो ये गलत वैसे ही हो जाएगा। वो कह रहा है कि देखिए सभी खाने योग्य चीजें मीठी हैं, सभी खाने योग्य चीजें मीठी नहीं है, सभी खाने योग्य चीजें मीठी नहीं है। देखिए अगर पूछता कि मीठी चीजें सभी खाने योग्य हैं तो हाँ हो जाता, सही हो जाता, लेकिन इसमें कौन सा, केवल एक वाला, केवल एक, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें। देखिए सी आर एम ओ टी ई ए टी को एक वैध सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना है हमें। सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना है तो क्या बनाया जा सकता है, क्या कोमेटेड, ये कोई शब्द नहीं होता। फिर देखें तो टेरकोमेट, ये भी कोई शब्द नहीं होता। और ये क्या है, डेमोक्रेट। देखिए डेमोक्रेट एक शब्द होता है, डेमोक्रेट क्या होता है, लोकतंत्र होता है। क्या होता है, लोकतंत्र। तो ये क्या है, एक सार्थक शब्द, क्या हो जाएगा, लोकतंत्र। यानी ये क्या हो जाएगा, डेमोक्रेटेड, आपने सुना होगा डेमोक्रेट, ये क्या हो जाएगा, एक सार्थक शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर चौथा देखें तो क्या आना है, डोरकमेट, ये भी क्या है, गलत आना। ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर किसी समूह में एक व्यक्ति साझा समस्या बातचीत में हावी हो जाता है तो आप दूसरों को कैसे शामिल करेंगे। एक व्यक्ति क्या हो जाता है, हावी हो जाता है, तो आप दूसरों लोगों को कैसे शामिल करेंगे। वो क्या कह रहा है, तो उनकी बात स्वीकार करेंगे, वो दूसरे के विचार का नियंत्रण करेंगे। ये बात सही लग रही है। वो कह रहा है कि बाधित होकर बात करेंगे, बाधित होकर बात नहीं कर सकते भाई। क्या करना है, इसे क्या करना है, सबसे अच्छा क्वेश्चन जो मेंटलिटी पर अपने, यानी सही सोच पर डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन आंसर लगाना है हमें। देखिए क्या है, उसे खत्म होने को चुपचाप को प्रतीक्षा करेंगे, प्रतीक्षा नहीं कर सकते, प्रतीक्षा कहाँ तक करेंगे, उन्हें बात करना बंद करने के लिए कहेंगे, ऐसा भी नहीं कह सकते। क्या करेंगे, उसकी बात को स्वीकार करेंगे और दूसरे का विचार क्या करेंगे, विचार पर आमंत्रित करेंगे। ये सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1 मार्च 2007 को मंगलवार है तो उसी वर्ष की 1 नवंबर को कौन सा दिन हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि अगर क्या कह रहा है, 1 मार्च को मंगलवार है, 1 मार्च को अगर मंगलवार, मार्च में कितने दिन होते हैं हमारे, किसमें, मार्च में होते हैं 31 दिन। अगर 1 को मंगलवार है तो 1 घटा दिया जाए तो कितने बचेंगे, 30 दिन बचेंगे। 30 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ विषम दिन निकालेंगे तो विषम दिन कितने आ जाएंगे, मार्च में केवल 2 दिन आ जाएंगे, है ना, 7 चौको 28 कट जाएगा। मार्च के बाद क्या आ जाएगा हमारा अप्रैल। अप्रैल में कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। अप्रैल में कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। 30 दिन होते हैं तो 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे विषम दिन कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अप्रैल के बाद क्या आ जाएगा, मई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मई आ जाएगा। तो मई में विषम दिन, मई कितने दिनों की होती है, 31 दिनों की होती है। 31 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे विषम दिन क्या बचेंगे हमारे, 3 बचेंगे। फिर मई के बाद आ जाएगा, मई जून आ जाएगा। मई के बाद क्या आ जाएगा, जून आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जून। तो जून में कितने दिन होते हैं, जून में होते हैं 30 दिन। 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे विषम दिन 2 आ जाएगा। फिर आ जाएगा जुलाई। क्या आ जाएगा, जुलाई। तो जुलाई में कितने दिन होते हैं, जुलाई में होते हैं 31 दिन। कितने होते हैं, 31 दिन। यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो विषम दिन कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। और फिर आगे जुलाई के बाद क्या आ जाएगा, अगस्त।
अगस्त में कितने दिन होते हैं? अगस्त भी 31 दिन का होता है। 7 से डिवाइड करेंगे तो विषम दिन यहाँ भी 3 निकल के आ जाएंगे। फिर अगस्त के बाद क्या आ जाएगा हमारा? सितंबर। क्या आ जाएगा? सितंबर। सितंबर 30 दिन का होता है, तो इसमें अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे विषम दिन 2 निकल के आएंगे। सितंबर से आ जाएगा हमारा अक्टूबर। क्या आ जाएगा? अक्टूबर। तो अक्टूबर कितने दिन का होता है? अक्टूबर का होता है देखिए 31 दिन का। 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे। फिर क्या आ जाएगा? नवंबर। नवंबर में कहाँ तक जाना है? 1 नवंबर तक। कहाँ तक जाना है? केवल 1 नवंबर तक। आप सभी को जोड़ेंगे जो विषम दिन आएंगे। नवंबर में कहाँ तक जाना है? केवल 1 नवंबर तक। तो एक दिन आएगा, केवल एक ही दिन है। सभी को जोड़ेंगे। दो और दो और चार, दो दो चार, चार और 3 7, तो 7 तो ये खत्म हो गए। अब फिर जोड़ देते हैं। अब जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 और 3 7, ये खत्म हो गए। और 6, 3 और 3 6 और 1 7, यानी पूरे क्या हो रहे हैं? कट रहे हैं। यानी विषम दिन क्या बच रहा है? केवल जीरो बच रहा है। जीरो बच रहा है तो मंगलवार था, तो मंगलवार में जीरो जोड़ेंगे तो मंगलवार ही रहेगा। क्या रहेगा? मंगलवार ही रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 8 फरवरी 2005 को शनिवार है, तो 8 फरवरी 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन? देखिए 8 फरवरी है। 8 फरवरी है। 8 फरवरी 2005। 2005 से कहाँ जाना है? 8 फरवरी 2004 तक जाना है। यानी क्या जाना है? एक वर्ष कम करना है। एक वर्ष पूरी कम करना है। एक वर्ष कम होनी है तो पूरा एक दिन कम होगा। एक दिन कम होगा और एक लीप वर्ष पड़ेगा। क्या बच पड़ेगा? एक लीप वर्ष पड़ेगा। देखिए एक लीप वर्ष कहाँ आएगा? देखिए 8 फरवरी तक जाना है तो ये फरवरी कितनी की होगी? 29 दिन की होगी। क्या होगी? 29 दिन की, क्योंकि 2004 क्या है? लीप वर्ष है। तो क्या आएगा? एक माइनस और करना पड़ेगा, यानी टोटल 2 माइनस करने पड़ेंगे। तो पहले वो क्या कह रहा है? शनिवार। शनिवार में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? गुरुवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुरुवार आ जाएगा। लेकिन देखिए आपने एक बात नोटिस किया हो कि इंग्लिश में देखिए क्वेश्चन अलग दिया गया है। अंग्रेजी में क्या दिया गया? 8 फरवरी 2025 से क्या क्या दिया गया? 12 फरवरी 2024 तक दिया गया है। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिर हो जाएगा इंग्लिश के हिसाब से सोमवार हो जाएगा। अंग्रेजी के हिसाब से क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। लेकिन हिंदी के हिसाब से क्या हो जाएगा? बुध गुरुवार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक उत्सव के दौरान किसी अलग अलग, क्या है? अलग है, अलग अलग छोड़े जोड़े जाते हैं, छोड़े अलग अलग जोड़े जाते दिखाई देते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए स्वाभाविक रूप से उन्हें शामिल करें और उन्हें सहज महसूस कराएं। ये सही हो सकता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके साथ अलग-अलग होने का दिखावा करें और उन्हें अनदेखा करें। ऐसा तो नहीं कर सकते कि आपने देखा ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। आज ही उनके अलग-अलग होने की बात ज़ोर से कहें। ज़ोर से क्यों? हल्ला क्यों मचाना है भाई? नहीं करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। जब तक प्रतीक्षा करें तब भी स्वयं शामिल क्यों ना कहें। देखिए जब तक प्रतीक्षा नहीं करें, हो सकता है कि कभी कहें ही नहीं वे। तो क्या हो जाएगा? स्वाभाविक रूप से शामिल होने कहें और सहज महसूस कराएँ। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोई आपको ठेस पहुँचाने के बाद ईमानदारी से माफ़ी माँगता है, तो आप भावपूर्वक बुद्धिमान प्रतिक्रिया क्या होगी? आपकी बुद्धिमान प्रक्रिया क्या होगी? वो कह रहा है कि आपको ठेस पहुँचा देता है, लेकिन फिर बाद में क्या करता है? तो ईमानदारी से माफ़ी माँग लेता है। तो आपका मतलब भाव कैसा होगा उसके प्रति? माफ़ी करने के बाद माफ़ी करने का दिखावा करेंगे, लेकिन मन को नाराज़ रखेंगे। नहीं, नाराज़गी नहीं रखना है, ये तो गलत हो जाएगा। बार-बार उन्हें गलती को याद दिलाएँगे, ये भी गलत हो जाएगा। माफ़ी स्वीकार करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। और क्या है? उसके फिर कभी बात नहीं करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। क्या? माफ़ी को स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। माफ़ी को क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार सही वाक्य क्या होगा? अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार सही वाक्य बताना है। हमें एक वाक्य दिए गए हैं, लेकिन सही वाक्य बताना है। देखिए शी डोंट लाइक टू प्ले फुटबॉल। ये थोड़ा सही नहीं लगा। आगे देखते हैं। शी डजंट लाइक टू प्ले फुटबॉल। शी डजंट लाइक टू प्ले फुटबॉल। शी डजंट लाइक, एस में देखिए एस लगा हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। लाइक प्ले टू फुटबॉल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे 3 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा और फर्स्ट वाला ही गलत हो जाएगा। इसका हिंदी अर्थ क्या है? हिंदी अर्थ हो जाएगा
तो हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? तो हिंदी अर्थ उसका ये हो जाएगा कि उसे फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। क्या है? उसे फुटबॉल फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण में दिखाई गई घड़ी 6:55 का समय दिखाती है, तो सही समय क्या है? अगर दर्पण में दिखाते हैं तो घड़ी कितना समय दिखाती है? 6:55 का समय दिखाती है, तो सही समय क्या होगा? देखिए, दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? 11:60 में से घटाते हैं। 11:60 में से क्या करेंगे हम? 6:55 को घटा देंगे। 6:55 को घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 5 बचेगा, 0.5 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? 5, यानी 5:05 का समय हो जाएगा। 5:05 का समय क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है धातु एल क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके घुलनशील हैलोराइड बनाती है, जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है, तो यह वायुकरण की यह प्रतिरोधी होती है, तो धातु एल को पहचानिए। देखिए, यहाँ पे क्या शब्द दिया गया? फोटोग्राफी। देखिए, फोटोग्राफी में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है और किसका प्रयोग किया जाता है? चांदी का। तो एल धातु क्या हो जाएगी? वो चांदी हो जाएगी, यानी सिल्वर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एड्रेनालाइन का हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है? एड्रेनालाइन से क्या प्रभाव पड़ता है? हृदय की गति धीमी हो जाती है, तेज गति हो जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, तेज गति हो जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे? सेकंड वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष होमो इरेक्टस के जीवों की खोज की थी? होमो इरेक्टस जीवों की खोज किस कब की गई थी? ये की गई थी 1891 में। 1891। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? हमारा सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन जल्दी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो मित्र क्रमशः 45,000 और 15,000 का निवेश करते हैं। 45,000 और 15,000 का निवेश करते हैं, और वो कह रहा है कि 10 महीने और 12 महीने के व्यवसाय में निवेश करते हैं, तो उनका लाभ का अनुपात बताइए। लाभ क्या होता है? पूंजी गुणा समय होता है। पूंजी कितनी लगाई है? एक ने लगाई है 45,000 रुपए। कितनी लगाई है? 45,000। दूसरे ने कितनी लगाई है? 15,000। कितनी ली है? 15,000। इसने कितने समय के लिए लगाई है? 10 महीना के लिए। इसने लगाई है 12 महीने के लिए। देखिए, 3 जीरो जाएंगे, 15 आती, 45, 3 से जाएगा, 30 चौको 12, और 2 से काटेंगे, 2 5 से 15, और 2 दूनी 4, यानी 5-2 का रेशियो। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सेकंड वाला हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 10,000 की धनराशि को 5% की चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो एक वर्ष में कुल कितनी हो जाएगी? यार, चक्रवृद्धि ब्याज एक साल का कैसे लग सकता है? एक साल में तो साधारण ब्याज लगेगा। चलिए, तो साधारण ब्याज निकाल देते हम 10,000 का। 10,000 धनराशि है, वो क्या बताना है हमें? कितनी हो जाएगी टोटल? तो टोटल कितनी हो जाएगी? 5% ब्याज लग रहा है एक साल में, तो कितनी हो जाएगी? 105%। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, और 105 में 2 जीरो को यानी 100 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी? 10,500। कितनी हो जाएगी? 10,500। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? 3 वाला हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ये गोलाकार पार्क की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 21 मीटर है, तो उसको पूरी तरह से घेरने की लंबाई, यानी तार की लंबाई कितनी चाहिए हमें? कितनी? तार की लंबाई, यानी क्या दिया गया है? एक वृत्त दिया गया है हमें, और इसकी क्या करना है? परिधि निकालना है। क्या बताना है? परिधि बताना है। वृत्त की क्या बताना है? परिधि बताना है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि क्या होती है? परिधि होती है हमारी 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर होती है। 2 पाई का मान कितना आएगा? 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना दिया गया? 21। 7 दिया 21, तो 22 दिया 66। 66 मल्टीप्लाई 2, 66 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 66 दूनी 132। कितना आएगा? 132 मीटर। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्पर्श रेखा वृत्त की पी पर स्पर्श करती है, बिंदु पी पर स्पर्श करती है, तो वृत्त के सापेक्ष यह रेखा किस प्रकार खींची जाएगी? किस प्रकार खींची जाएगी? यह एक स्पर्श रेखा ही होगी। वो कौन सी होगी? ना एक्सरेख होगी, ना जीवा होगी, स्पर्श रेखा ही होगी। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार का डेटा को कॉन्फ्रेंस पॉलीलॉग द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जाता है? तो इसमें
कॉन्करेंसी, पॉलीगन द्वारा सबसे अच्छे से दर्शाया जाता है। तो वो किस में दर्शाया जाता है? विवृत में नहीं, सतत में होगा। सतत सामूहिक डेटा, वो कौन सा हो जाएगा? सतत सामूहिक डेटा। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशन दुकान में एक साप्ताहिक परिवार के तेल की इकाइयां इस प्रकार दी गई हैं: 2 3 3 3 4 5 2। इस प्रकार का डेटा में बहुलक बताइए। बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है जो बहुत बार आया हो। बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुत बार आया, यानी बहुत बार आया हो, बहुत बार आया हो। शुद्ध हिंदी में क्या बोला जाए तो बहुत बार आया हो। कौन सा शब्द है यहाँ पे बहुत बार आया? तीन आया है। तीन सबसे ज्यादा बार आया है, तो तीन क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे? चार वाला हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में 6 दिनों की मरीजों की संख्या का और आरेख दर्ज किया गया है। 120, 150, 130, 140, 110 और 160 आंकड़ों का औसत बताना है। औसत मरीजों की संख्या, यानी क्या बताना है? एवरेज बताना है। क्या क्या दिया गया है? 120, 150, 130 और 140 और 110 और कितना दिया गया है? 160। तो इनका क्या बताना है? हमें एवरेज बताना है। इनका एवरेज बताना है तो कितना हो जाएगा? सभी को जोड़ेंगे, जीरो का जीरो आएगा और ये कितना आ जाएगा? देखिए, 5 और 2 10, 10 और 2 20, 20 और 1 21 की एक आ जाएगा, हाथ का आएगा एक, फिर दो आएंगे, सॉरी 21 की दो आएंगी और 6 और 2 8, यानी कितना आ जाएगा? 810। कितना आ जाएगा? योग कितना आ जाएगा? 810। औसत क्या होता है? योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? वो कह रहा है 6 व्यक्ति। कितने हैं? 6 दिनों के। तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 6 कम 6, बचेंगे 2। तो 6 दूनी 12, 6 × 18 और 6 × 5 = 30, यानी 135 आ जाएगा। औसत कितना आ जाएगा? 135। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल किला का संबंध भारत से है, तो इलम्बरा इलम्बरा क्या कह रहा है? इलाम्बरा का संबंध किस देश से? इलाम्बरा किस देश का है? स्पेन का है। कहाँ का है? स्पेन का। एक क्या है? किले की तरह है। जैसे कि हमारा क्या है? लाल किला है। भारत में क्या है? लाल किला है। इसी प्रकार संबंध किससे हो जाएगा? ये एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन था रीजनिंग का। तो इसका क्या हो जाएगा? स्पेन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहीं पर देखिए। अगला है नहीं है, बस यहीं पर आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। इस क्लास में टोटल हमने 80 क्वेश्चन किए, जिसमें कि एमपी पुलिस में सभी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे हुए सभी एमपी पुलिस के ही क्वेश्चन थे। तो क्लास अगर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तो इसी प्रकार से मैं और क्लासेस करवा सकूं जिससे, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से सभी लोग जरूर जरूर जुड़ जाइए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों वगैरह को सभी को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी लोग उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।